ओके, तो सबको मेरी आवाज और सभी चीजें क्लियर हैं, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के साथ। और ये चैट ऑप्शन, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में मैंने जो डिफरेंस बता दिया है, दैट इज डायरेक्ट करंट जो है उसमें क्या है कि जो करंट है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जो होते हैं वो बैटरी यानी बैटरी सेल के जो करंट होते हैं उनको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। उसमें क्या है कि जो वैल्यू ऑफ करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो है वही रहेगा ऑल द टाइम। बट जब अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट, जो घरों में करंट आता है, ठीक है, जो पावर प्लांट से करंट आता है, वो करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि एसी करंट होता है। एसी करंट क्या है कि जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ गए? ये इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेशन। The magnitude of alternating current changes continuously. The magnitude of alternating current changes continuously with time, and its direction is reversed, and its direction is reversed periodically. The magnitude of alternating current changes continuously with time, and its direction is reversed periodically. जिसमें आप ये डायग्राम शो कर सकते हैं लर्न करने के लिए। 1+3t, ये समीर हो, आप हो क्या समीर? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से नीचे आप डायग्राम बना लो। आगे बात करते हैं करंट की। अभी तक आप जैसे हम बोलते थे कि करंट की वैल्यू ये है, तो आप सिर्फ आई लिख देते थे। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये है, तो आप वी लिख देते थे, ई लिख देते थे। ईएमएफ ई है तो ई लिख देते थे। अब जब एसी की बात करोगे, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वैल्यू की बात करोगे, जब भी अल्टरनेटिंग वैल्यू की बात करोगे तो आप बात करोगे इंस्टेंटेनियस करंट की। किसकी बात करोगे? इंस्टेंटेनियस करंट की, या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, या पोटेंशियल डिफरेंस की। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि एक इंस्टेंटेनियस टर्म आपने 11th में बहुत अच्छे से समझा था। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू होती है, एट उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू होती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हर टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही है करंट की, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्योंकि आप सारों को एक साथ डिनोट तो नहीं कर सकते, एक साथ बता नहीं सकते कि एक साथ बता दो सारी वैल्यूज को, एक साथ बता दो, नहीं बता सकते। तो आप क्या करते हो कि एक पॉइंट को ही लेके वैल्यू बताते हो, उसके अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट या ईएमएफ बताओगे तो डिनोट करने का जो तरीका होगा वो आई से ही होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, विच इज ऑलवेज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मैंने कॉस से स्टार्ट किया है। कर्व कोई सा भी स्टार्ट हो सकता है, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है? और अगर 1 से स्टार्ट होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो इसको आप आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन किस फॉर्म में चल रहा है, साइन के कर्व में चल रहा है या कॉस के कर्व में चल रहा है। साइन और कॉस को आपने बहुत सर अच्छे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, बहुत धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आ रही है। आप अपनी मोबाइल की वॉल्यूम इंक्रीज करो। सर फुल है। फुल है? तो अब इतना अभी मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, ये नहीं सुनाई दे रहा आपको? सुनाई दे रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे दे रहा है। बाकियों के साथ भी ये दिक्कत है? नो सर। नो सर। अगर बाकियों को दिक्कत नहीं है तो मानसी आपके
ईयरफोन में दिक्कत होगी। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं ना मानसी? नहीं। हाँ तो ईयरफोन लगाओ ना, कोई लीड घर में पड़ी होगी, लीड लगाओ जल्दी से, जल्दी ढूंढो जल्दी। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी को। इसी तरीके से जब आप ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ में क्या होगा कि E इज इक्वल टू होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या कह सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का जो वेरिएशन है ये आपने 11th में पढ़ा है। कौन से वाले में? ऑसिलेशन और वेव चैप्टर में। ऑसिलेशन और वेव चैप्टर में जब आपने पढ़ा ए नॉट साइन ओमेगा टी, ए नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि वेरिएशन को हम किससे दिखाते हैं? साइन कॉस से दिखाते हैं। एंड यू ऑल्सो नो द ओमेगा टी। ओमेगा टी हमने पढ़ा था, तो ओमेगा टी को क्या बताया था? ओमेगा टी को बताया था, कौन बताएगा ओमेगा टी को क्या कहते हैं? जल्दी। फ्रीक्वेंसी। हैं? क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ ओमेगा होता है ना, इस पूरे ओमेगा टी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, लैम्डा। फेज। फेज हमने पढ़ा था ना, फेज, इपोक, ये टर्म हमने पढ़ी थी। फेज क्या होता था? Yes, किसी sir. भी ग्राफ या वेरिएशन के पोजीशन को डिनोट करता था, हमने पढ़ा था, बताया था ना फेज। और जो इनिशियल पोजीशन होती थी उसे क्या बोलते थे? इपोक। याद आया? यस यस सर। हाँ, तो इसे हम फेज कहते हैं। इस ग्राफ के फॉर्म में हम इसे बोलेंगे फेज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तब कभी हम क्या क्या कंपेयर करेंगे ना, जब जैसे करंट को ईएमएफ के साथ कंपेयर करेंगे या ईएमएफ को करंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे कि करंट ईएमएफ से इतना फेज आगे है, ईएमएफ करंट से इतना फेज पीछे है। तो इस तरीके से फेज का हम हेल्प लेके हम एक्सप्लेन करेंगे इनके बीच में रिलेशन। ये ध्यान रखना, जो ओमेगा टी है ये पोजीशन यानी फेज को शो कर रहा है। एंड फेज मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो एंगल होता है उसी को हम फेज कह रहे हैं, ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थीटा को हम क्या बोल दे रहे हैं? ओमेगा टी। जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो साइन ओमेगा टी हो गया है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर फिर से बता दो। अभी आवाज सही आ रही है मानसी? हाँ सर, रिकनेक्ट किया तो ठीक हो गया। हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में, किसी भी पॉइंट पे आप जो करंट को शो करोगे वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट होगा, क्योंकि हर टाइम पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर हर टाइम पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो करंट को एक साथ तो दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो हम क्या कहते हैं कि एक टाइम की वैल्यू को शो करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम की, जिसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। डिनोट करने का तरीका क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, जिसमें साइन और कॉस ये डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसा है। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो साइन वेरिएशन हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा तो कॉस वेरिएशन हो जाएगा। और जिसमें ओमेगा टी जो होगा उसको हम फेज कहते हैं, ये 11th में मैंने बताया था। तो क्लियर है आपको? यस सर। आगे देखो, ये तो बात हो गई इंस्टेंटेनियस करंट और ईएमएफ की। इसमें जो ये आई नोड या ई नोड लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई नोड और ई नोड ये होगा एम्पलीट्यूड वैल्यू। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। ये देखो, ये जो जा रही है ना मैक्सिमम, इसको हम बोलेंगे आई नोड या ई नोड। ठीक है, तो इनको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव में आपने एम्पलीट्यूड बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो आई नोड होता है जिसे पीक वैल्यू भी कही जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? पीक वैल्यू, ये भी बोल सकते हो पीक वैल्यू। चलिए, ये आपने समझ लिया। ये सब नोट करते हुए चलना है, ये सारी चीजें नोट करने वाली चीजें हैं। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है।
ये 11th में आपने रिलेशन पढ़ा था। और क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। ये रिलेशन याद है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड 2 पाई न्यू। यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वैल्यूज के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो, समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट करंट और मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट को समझते हुए चलना। डायरेक्ट करंट इज कांस्टेंट करंट वाइल अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग करंट है, यानी कि उसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और प्लस डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बाद जो नया टॉपिक है ये सबने लिख लिया, मैं इसको रब कर दूं। यस यस सर। सर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है वो लिखेंगे, फिर समझेंगे और फिर थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल, ये ध्यान रखना है, दो तरीके की वैल्यू हमें पढ़नी है। एक पढ़नी है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और एक पढ़ना है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए होता है, जबकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फुल साइकिल के लिए होता है। जैसे फुल हाफ साइकिल और फुल साइकिल से मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, है ना। अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ आया और यहाँ पे आते ही ये फुल साइकिल हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फुल साइकिल होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जब फुल साइकिल होगी तो ये हाफ साइकिल हो गया, इतना इतना क्या हो गया, हाफ साइकिल हो गया, और ये हाफ साइकिल हो गया। तो जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप देखो जितना इस साइड है उतना ही इस साइड है, बस इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। अगर इस पूरे का मैं एवरेज निकाल दूंगा तो एवरेज 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या निकाल दूंगा, एवरेज अगर निकालूंगा तो एवरेज क्या आएगा, 0 आएगा इस पूरे के लिए, क्योंकि इधर सेम वैल्यूज चल रही हैं बट मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए जब भी हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकलता है। रूट मीन स्क्वायर में ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि अगर आप फुल साइकिल का निकालोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल का होगा, ये ध्यान रखना। चलिए डेफिनेशन पढ़िए, देखिए लिखिए। अ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी over any half cycle, over any half cycle is defined as that value, is defined as that value of steady current, of steady current which would send over any half cycle is defined as that सर एक value। बार रिपीट कर दो सर। हाँ, the mean or average value of AC over any half cycle, over any half cycle is defined as that value of, over any half cycle is defined as that value of steady current, that value of steady current which would send the same amount of charge, the same amount of charge through a circuit,
which would send the same amount of charge through a circuit in the time of which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle ब्रैकेट में कर लेना t/2, क्योंकि पूरे के लिए टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, t लगेगा, तो हाफ साइकिल का कितना लगेगा, t/2, which would send same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by the AC through the same circuit in the same time, as is sent by the AC through the same circuit in the same time, as is sent by the AC through the same circuit in the same time. Done? लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आगे देखिए, आगे क्या है। अब ये चीज समझ में रखिए कि आप अगर ध्यान देंगे कि एसी तो ये जो टॉपिक है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इसको अच्छे से समझना, ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो अगर किसी को समझ में ना आए तो तुरंत बोल देना, ठीक है। डेफिनेशन को अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। यानी कि मान लीजिए एक सर्किट है, जिस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस है और एक एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है वो यूं होता है, ठीक है, एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो एसी करंट जब आप भेज रहे हो तो एसी करंट की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो एसी करंट की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो ये ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किट में हाफ टाइम के लिए अगर स्टडी करंट जितना चार्ज भेजेगा, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो करना, तो एक किसी सर्किट में स्टेडी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट, कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई कांस्टेंट करंट वहां पे फ्लो कर रहा है। तो किसी सर्किट में हाफ टाइम के लिए कोई स्टडी करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा, वही अमाउंट ऑफ चार्ज अगर एसी करंट भेज दे सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए, तो उसे हम एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कहेंगे। बात समझ में आई? एक सर्किट में हाफ टाइम के लिए स्टडी करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अगर अल्टरनेटिंग करंट भेज दे सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए, तो उसे हम उसी एसी करंट को हम क्या बोल देंगे, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सभी को क्लियर? सर फिर से। एक सर्किट में स्टडी करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा, मान लो कि ये सर्किट है, इसमें एक स्टडी करंट चार्ज भेज रहा है, चार्ज उसने भेज दिया, क्यू चार्ज भेज दिया, कितने टाइम में, हाफ टाइम में, इस सर्किट में। अगर ये कौन भेज रहा है, स्टडी करंट भेज रहा है कोई, अगर अल्टरनेटिंग करंट भी इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इतने ही टाइम में सेम सर्किट में भेज दे, तो इस अमाउंट को हम क्या कह देंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगर स्टडी करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ टाइम में एक सर्किट में भेज रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ टाइम में अल्टरनेटिंग करंट भेज दे सेम सर्किट में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? यस सर। यस सर। सभी एक बार बोल, हाँ बोलो। क्लियर है सर? सर स्टेडी करंट हमारा कंटिन्यूअस करंट जो फ्लो हो रहा है वो है? नहीं, कंटिन्यूअस फ्लो तो ये तो चेंज हो रहा है ना। स्टडी करंट या तो डीसी करंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी करंट क्या होगा, मान लो कि जैसे मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम पे ये जो अमाउंट होगा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे हो।
तो इस टाइम पे ये जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये अगर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा उतने अगर एसी भेज रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर हम एसी की बात करें, एसी की डीसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। डीसी का करंट क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो अगर वो कांस्टेंट करंट इतना चार्ज भेज रहा है, अगर उतना ही चार्ज अगर एसी भेज दे रहा है, तो उस करंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। मतलब मेनली कांस्टेंट ओके करंट सर। है। सोनिया, समीर, रचित, रचित का तो बता दिया। सोनिया, Yes, sir. मान यस सर। क्लियर है। दिव्यांशु, Yes, sir. मानसी, यस सर। हाँ ठीक है। आशीष, निशु, निशु आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो चैट पे ही लिख दो। पता नहीं निशु को क्या दिक्कत है। चलिए, तो आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली, अब इसकी डेरिवेशन समझने की जरूरत है। डेरिवेशन एग्जाम में आने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, बट इसका जो रिलेशन, फाइनल रिलेशन आता है, उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो फाइनल करंट होता है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि अब इस डेरिवेशन में समझने वाली बात ये है कि अब तक जो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखा है, जिनके पास मैथ है, जिनके पास मैथ नहीं है, 11th में मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो अब ये ध्यान रखिए, 12th में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अब जिसको याद, जिनके पास मैथ्स नहीं है, वो क्या करें, रिवाइज कर लें पीछे से कहीं से 11th का। और अगर जिनके पास मैथ्स है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सीखेंगे ही। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डेरिवेशन लिखेंगे। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन। तो डेफिनेशन, तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर हम देखें, इंस्टेंटेनियस करंट, तो वो हमारा क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट आई साइन ओमेगा टी हो गया। अब अगर हम करंट की बात करें, लेट क्यू बी द टोटल चार्ज, या फिर बोले इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज अज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम। इसमें आप लिख सकते हो, इफ वी अज्यूम स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ करंट remains to be constant for small time। हम अल्टरनेटिंग करंट की ये बात बोल सकते हैं कि स्मॉल टाइम के लिए वो करंट क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हमारा क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट करंट हो गया जो स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यहाँ से हमें मिल गया डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, dq is equal to I dt। let q be the total charge sent by, let q be the total charge sent by AC in first half cycle, यानी कि T/2। तो टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज के लिए आप करोगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब आपने किया तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, I dt, है ना। टोटल चार्ज डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q, और इधर आ गया I dt। अब इंटीग्रेशन करोगे तो टाइम क्या लिया, हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, T/2, है ना, T/2। अब I इज इक्वल टू क्या है हमारा, I नॉट साइन ओमेगा टी।
तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ अगेन देखिए, तो Q इज इक्वल टू आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन में, Q इज इक्वल टू हो गया, आई नॉट कांस्टेंट है क्योंकि मैंने बोला था एम्पलीट्यूड है जो कि फिक्स होता है, तो एम्पलीट्यूड तो बाहर आ जाएगा, यानी कि आई नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से T/2। अब Q यानी कि साइन ओमेगा टी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा? साइन का माइनस माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और ओमेगा टी है तो ओमेगा, और मैंने बताया कि जब भी ओमेगा आता है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो जब भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो समझ लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होगी तो वो नीचे आ जाती है, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट टर्म है। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया कि ओमेगा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट नहीं है, तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है इंटीग्रेशन करते वक्त कि जो डी के साथ में टर्म लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टी, डी के साथ में जो टर्म लिखा होता है टी वही वेरिएबल होता है, तो डी के साथ में टी है तो इसका मतलब टी वेरिएबल हो गया और बाकी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, तो इसलिए ओमेगा कांस्टेंट है तो वो नीचे आ गया, तो इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है और डिफरेंशिएशन में आगे चला जाता है, मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा देंगे 0 से T/2, तो Q इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस बाहर निकाल सकते हो, ओमेगा भी बाहर निकाल सकते हो, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस अपर माइनस लोअर, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे क्या आ जाएगा, T/2 माइनस कॉस ओमेगा, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन याद होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। अब अगर आपको याद हो, एज हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो हम यहाँ से अगर t ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा t इज इक्वल टू क्या चला गया, 2π, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2π, तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आई नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के जगह आ गया 2π में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कॉस पाई की 1 माइनस कॉस 1 पाई की माइनस 1 माइनस 1 कॉस पाई -1 माइनस कॉस 1, तो ये हो गया माइनस माइनस -2, तो -2 आई नॉट ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2I नॉट अपॉन में ओमेगा। ठीक है, ये तो आया यहाँ से, Q 2I नॉट अपॉन में ओमेगा। किसी को कोई डाउट डेरिवेशन में यहाँ तक? सर। नो अब सर, ये जो चार्ज आपने निकाला है किसकी वजह से निकाला है, AC करंट की वजह से। अब यही चार्ज कौन भेजना चाहिए, किसको भेजना चाहिए, स्टेडी करंट को। स्टेडी करंट को भी इतना ही चार्ज भेजना चाहिए, मतलब दोनों AC और स्टेडी करंट दोनों इतना ही भेजेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो पहले, ये और ये नोट कर लो, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। हो जाए तो बता देना, डन कह देना। ये माइनस साइन कहाँ चला, अच्छा बाहर कर लिया, ठीक है सर। ओके, तो आगे देखिए, अगर हम मान लेते हैं इफ IM represents mean value of alternating current, ठीक है, mean value of alternating current for half cycle, first half cycle है, तो ये चार्ज कितना करंट भेजेगा, हाफ टाइम में इतना चार्ज भेजेगा। सिंपल सी बात है, स्टडी करंट क्या होगा, करंट इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन में टाइम, तो मीन करंट है तो मीन, चार्ज निकाल रहे हो तो चार्ज, और टाइम कितना है, T/2। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आपका Q इज इक्वल टू IM T/2 हो गया।
यहाँ पे भी वीडियो लैग कर रही है क्या? यस सर। तो क्या कह रहा था मैं? अगेन लैग कर रहा है, डिवाइस का इशू हो रहा है। तो बस छोटा सा पार्ट रह गया, देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं बोल रहा था कि चार्ज जो है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में T/2 होता है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई T/2 होता है। टाइम की वैल्यू क्या है? T/2। तो T/2 की वैल्यू आ गई, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इनटू में टाइम। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। एक सेकंड रुको। ये माइनस साइन कहाँ चला? अच्छा बाहर कर लिया, ठीक है सर। ओके, तो आगे देखिए, अगर हम मान लेते हैं इफ IM रिप्रेजेंट्स मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल है। तो ये चार्ज कितना करंट भेजेगा? हाफ टाइम में इतना चार्ज भेजेगा। सिंपल सी बात है। स्टडी करंट क्या होगा? करंट इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन में टाइम। तो मीन करंट है तो मीन, चार्ज निकाल रहे हो तो चार्ज, और टाइम कितना है? T/2, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो? आपका Q इज इक्वल टू IM T/2 हो गया। यहाँ पे भी वीडियो लैग कर रही है क्या? यस सर। तो क्या कह रहा था मैं? अगेन लैग कर रहा है, डिवाइस का इशू हो रहा है। तो बस छोटा सा पार्ट रह गया, देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं बोल रहा था कि चार्ज जो है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में T/2 होता है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई T/2 होता है। टाइम की वैल्यू क्या है? T/2। तो T/2 की वैल्यू आ गई, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इनटू में टाइम। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। एक सेकंड रुको। तो मैं क्या कह रहा था? तो चार्ज इज इक्वल टू IM बाई T/2 है। IM बाई T/2 होगा तो इसको हम इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखोगे IM T/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2I0 अपॉन में ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T, 2π/T। तो आप देखोगे ये बन जाएगा IM T/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो हो गया, तो TI0 अपॉन में पाई। तो T से T कैंसिल और 2 पर चला जाएगा, तो IM इज इक्वल टू क्या आ गया? 2I0 बाय पाई, 2I0 बाय पाई। और 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637। तो IM इज इक्वल टू हो गया 2π/3 क्या हो? 0.637 ऑफ I0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीन वैल्यू होती है वो 63.7% ऑफ किसका होता है? एम्पलीट्यूड वैल्यू या पीक वैल्यू। अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपकी क्लासेस हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अभी तो आपको तो वीडियो ही लेट चल रही है। चलो इसको Yes, वीडियो sir. यस सर। वीडियो थोड़ी कंटिन्यू होने दो, बस थोड़ा सा रह गया है, होगा अभी आएगा।
ऊपर गर्मी ज्यादा होगी है, नीचे किया है, नेक्स्ट क्लास नीचे ही होगी कहीं। ये जो अब आ रहा है ये 2/पाई की वैल्यू है 63.7% यानी 0.63 ऑफ आई नोड, यानी कि मीन वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू की 63.7% होती है। ठीक है, ये जो आया है, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करी है, उसको जब हमने सॉल्व किया है तो आई एम की वैल्यू क्या आ गई है 2i0/पाई, और 2/पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है 0.637 सॉल्व करने पे। इसका मतलब जो मीन वैल्यू है वो 63.7% है पीक वैल्यू यानी आई नोट का। ये डेरिवेशन है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से सेम तरीके से हम निकालेंगे अल्टरनेटिंग और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का भी हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमें निकालना है, बस फर्क ये आ जाएगा आई की जगह ई नोड यूज होगा यानी ई यूज होगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।